हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 आ चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे। द लिथोस्फीयर इज ब्रेकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर क्या होता है? जिस लैंड पे हम लोग रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है ये पूरे साल बहुत ही स्लो मूवमेंट करती रहती हैं, जो कि कुछ मिलीमीटर्स होता है ईच ईयर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा होता है, उसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। और जो ये मॉल्टन मैग्मा होता है ये हमारी अर्थ के अंदर सर्कुलर मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता रहता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पे चेंजेस होते रहते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. अब ये जो मूवमेंट होता है हमारी अर्थ के ऊपर, ये जो मूवमेंट होता है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कुछ फोर्सेस के बेसिस पर ये मूवमेंट होता है। अब जो फोर्स होती है जो इनसाइड द अर्थ होती है, अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होता है फोर्सेस की वजह से, उनको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के बेस पर, अर्थ के ऊपर जो कोई चेंजेस आते हैं तो वो आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, इंडोजेनिक कौन से होते हैं? जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं। सडन मूवमेंट्स जैसे अर्थक्वेक आना, वॉल्केनोज बनना, लैंडस्लाइड्स होना, ये सब होते हैं सडन फोर्सेस की वजह से। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो सडन मूवमेंट होते हैं जैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनोज, इनकी वजह से हमारी सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट फूट हो जाती है। आपने देखा भी होगा जब अर्थक्वेक आते हैं तो हमारी अर्थ पूरी वाइब्रेट होने लगती है। और जो एपिसेंटर होता है, जहाँ पर कोई भी ये वॉल्केनोज या अर्थक्वेक का जो केंद्र होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब वॉल्केनो क्या है? अ वॉल्केनो इज अ वेंट। वेंट मीन्स ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वॉल्केनो क्या होता है? हमारी अर्थ पर एक ओपनिंग हो जाती है, एक अर्थ का एक पार्ट खुल जाता है जिससे कि मॉल्टन मटेरियल निकल के आता है। अब इस डायग्राम में आपको शो किया गया है, एक वॉल्केनो की पिक्चर है ये। इसमें सबसे ऊपर जो एक कार्टर है, एक वेंट है, वेंट में से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। और सबसे नीचे क्रस्ट है, मेंटल है, मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर जहाँ से ये मॉल्टन मटेरियल्स जो है निकलने स्टार्ट होते हैं। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of earth vibrate. अब जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती है मूव करती हैं तो हमारी अर्थ में वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और हम इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस।
अब जो प्लेस होती है जहाँ पर से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और फोकस के ऊपर वाले एरिया को एपिसेंटर कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये फोकस है जहां से ये अर्थक्वेक बनना स्टार्ट हुआ है, और एपिसेंटर अबव ऑन द अर्थ है, अर्थ के जो अपर पार्ट है उस पर जहां पर जाकर ये डिस्ट्रक्शन होती है या ये फोकस जाकर फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और इसमें जो आपको ये वाइट लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, एरोज दिखा रखे हैं, इन सब से ये शो होता है कि जब किसी एरिया पे, जिस एरिया में ये अर्थक्वेक बन रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, उसके आसपास के एरिया को कैसे ये अपने साथ वाइब्रेट करता है। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. अब जो एपिसेंटर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और जो एरिया इसके आसपास होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है इस अर्थक्वेक का असर वहाँ पर कम होता चला जाता है। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अब earthquake के बारे में पहले से ही पूर्वाभ्यास नहीं लगाया जा सकता। केवल हम इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, पर फुल्ली हम इसको इससे बचाव के कोई उपाय हम नहीं कर सकते। Some common earthquake prediction method adopted locally by people, including studying animal behavior. Fish in the pond get agitated, snake come to the surface. अब कॉमन मेथड्स जो एक ऑर्डिनरी पीपल अर्थक्वेक के आने से पहले नोट डाउन करते हैं, जैसे अगर हम एनिमल्स को स्टडी करें तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, और जो फिशेस होती हैं पॉन्ड्स में उनके भी बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंज आता है। साथ ही जो स्नेक्स होते हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ रहते हैं वो भी सब सरफेस पर आ जाते हैं। An earthquake is measured with a machine called seismograph. अर्थक्वेक के मेजरमेंट को जानने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल, और इसको रेक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. और जिस अर्थक्वेक की रेंज 2.0 या उससे कम होती है वो बहुत ही माइनर अर्थक्वेक होता है। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. और जो अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा का होता है वो कुछ डैमेज करता है और चीज़ें गिरने लगती हैं। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake. Earthquake preparedness. अब earthquake के टाइम पर कौन से ऐसे सेफ स्पॉट होते हैं जहां पर हमको शेल्टर लेनी चाहिए earthquake के टाइम पर? Under a kitchen counter, table or desk, against an inside corner or wall. किचन काउंटर के नीचे, टेबल या डेस्क के नीचे। स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनी, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, इनसे भी दूर रहना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और किसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? किसी भी परिस्थिति के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। Now, major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breakup of rock on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. अब क्या होता है, जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा लैंड है, वो क्या है, लगातार वो दो प्रोसेस के थ्रू टूटता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है।
वो दो चीज़ें क्या हैं? वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन क्या होते हैं? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग होता है कि रॉक्स का टूट कर अर्थ की सरफेस पे गिरना, वेदरिंग कहलाता है। और इरोजन क्या होता है? इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन से मतलब ये होता है कि जो वेदरिंग से रॉक्स टूट टूट कर बिखर रही हैं या इधर उधर गिर जाती हैं, उनको या तो पानी की हेल्प से या विंड से या आइस की मदद से जब वो वहां से अपनी जहाँ पे वो थी उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, तो इस चीज को हम इरोजन बोलते हैं। द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. अब जो eroded material होता है, जो parts of rocks होते हैं या part of land जो होता है, soil होता है, जो कुछ भी होता है, वो सारा मटेरियल जो है वाटर विंड की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है और फिर एक जगह पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। This process of erosion and deposition create different landform on the surface of earth. अब ये जो प्रोसेस होता है इरोजन और उसके बाद डेपोजिशन, डेपोजिशन मीन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, उससे क्या होता है कि नई नई तरह के लैंडफॉर्म्स हमारी अर्थ के ऊपर बन जाते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर मीन्स जो कंटिन्यूस चलता ही जाता है, रुका हुआ पानी नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे पानी आगे बहता रहता है तो वो अपने साथ जो है लैंड्स को, मिट्टी को, रॉक्स पार्टिकल्स को, इन सब को अपने साथ लेकर बहता रहता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it form a waterfall. और जब ये पानी हार्ड रॉक से या किसी वैली में गिरता है तो वो एक वाटरफॉल का रूप ले लेता है। As a river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as meander. अब जब वाटरफॉल्स के थ्रू वो लैंड एरियाज में आ जाती है तो क्या होता है, वहां पर भी अगर बीच बीच में कहीं पे रॉक पार्टिकल्स हैं तो वो अलग अलग शेप ले लेकर वहां से निकलने लगता है। वाटर को जहाँ पे भी जगह मिलती है वहां से वो निकल जाता है। तो वो जो बेंड्स बन जाते हैं, जो कर्व्स बन जाते हैं, उनको हम मेंडर के नाम से जानते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर, द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब क्या होता है, जो मेंडर होते हैं, जो कर्व्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, लगातार इरोजन और डेपोजिशन की वजह से वहां पे लैंड्स हैं, सॉइल है, रॉक पार्टिकल्स हैं, ये सारे इकट्ठे होते रहते हैं। और जो वो मेंडर का जो एरिया होता है वो जो है पास आते रहते हैं, मतलब उनमें लगातार चेंजेस आने लगते हैं। In due course of time, the Mendel loop cut off from the river and form a cut-off lake, also called an oxbow lake. और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेंडल लूप्स जो है वहां से कट हो जाते हैं और अलग से अपना रास्ता, पानी जो है अपना अलग रास्ता बना लेता है। तो जो वो अलग से एरिया कट जाता है तो उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। At time the river overflow its banks, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और फिर ऐसे टाइम पे जब रिवर्स में फ्लड आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है वो सारा वहां से बह जाता है। एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स along its bank. This led to the formation of a flat fertile floodplain। और वो अपने साथ जो भी फर्टाइल लैंड सॉइल होती है उसको अपने साथ लेकर बह जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, आगे जाकर वो फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो रेज्ड बैंक्स होते हैं रिवर्स के, उनको लीवीज के नाम से जाना जाता है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases। और जैसे जैसे रिवर सी के पास पहुंच जाती है
तो जो फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड होती है वो कम होने लगती है, एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और क्या होता है कि रिवर्स जो है छोटी छोटी स्ट्रीम्स में चेंज हो जाती है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट्स लोड। और उसकी वाटर की जब वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जो एक रिवर चली आ रही थी अब वो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो गई है, तो उनकी स्पीड और भी कम हो जाती है। Each distributary form its own mouth. The collection of sediment from all the mouth forms a delta. अब क्या होता है, जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग जो आप फिगर में देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनकी सबका अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं और इनका सबका माउथ होता है। मीन्स ये सब अपनी अपनी जगह से अलग अलग जगह पे जाकर उस सी से मिलती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। तो जितने भी जो ये एरियाज बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के, वहां पर एक एक डेल्टा बन जाता है। वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। अब जो सीज रिवर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरीज द्वारा जो भी सॉइल इरोजन की जाती है और उनका डेपोजिशन होता है, उसकी वजह से जो कोस्टल एरिया का जो लैंड होता है वो ऊंचा उठ जाता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। और जो सी वेव्स होती है लगातार रॉक्स पर आकर वो टक्कर मारती रहती हैं। जब वो लगातार रॉक्स पे टक्कर मारती हैं तो वहां पर क्रैक्स बन जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और लगातार वो ऐसे ही लहरें रॉक्स पे थपेड़े मारती रहती हैं और जो वो क्रैक्स होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। दस hollow like caves are formed on the rocks। तो उससे क्या होता है, केव्स बन जाती हैं वहाँ पे, जिनको हम सी केव्स कहते हैं। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the sea caves remain, thus forming sea arc। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये सी केव्स डेवलप होती रहती हैं, अगेन रिवर वाटर उनमें लगता रहता है बार 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 बार, तो ये सी केव्स जो है धीरे धीरे और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाती हैं। और केवल इनका रूफ बचता है, बीच की जितनी भी रॉक होती है वो सारी टूट जाती है और उसकी वजह से सी आर्क बन जाते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब बाद में फिर इरोजन जब लगातार होता रहता है तो केवल रूफ भी हट जाता है उन केव्स का, केवल वॉल्स रह जाती हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक, जिन्हें स्टैक कहा जाता है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और जो स्टीप रॉकी कोस्ट होता है जो वर्टिकली होता है सी वाटर पर, उसको हम सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। और सी वेव्स क्या करती हैं, इन सेडिमेंट्स को शोर्स पर, जो इनके किनारे होते हैं, बीचेस के जो किनारे होते हैं वहाँ पर ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑफ आइस। Glacier are rivers of ice which to erode and landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड, जिनका भी इरोजन होता है, द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। और ये जब बर्फ के पहाड़ टूट कर नीचे गिरते हैं तो ये अपने साथ सॉइल है, स्टोन है, इनको भी इरोड करते हैं और सॉलिड रॉक्स को भी नीचे आकर तोड़ देते हैं। Glacier carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled with water and become beautiful lakes in the mountains। अब जैसे जैसे इन ग्लेशियर की आइस पिघलती है और वो पानी में चेंज हो जाती है और जिनसे सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती है माउंटेन्स पर। The material carried by the glacier such as rocks,
big and small sand and silt get deposited. और ये भी क्या करते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं ये भी अपने साथ बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, छोटी रॉक्स हैं, सैंड है, इन सब को लेके आते हैं अपने साथ और एक जगह पे लाकर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि ग्लेशियर मोरेन्स बन जाती हैं. Now the last part of the chapter is work of wind. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. An active agent of erosion deposition in the desert is wind. अब डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पे जो कुछ भी होता है मेनली सैंड होता है. अब सैंड पाउडर फॉर्म में होती है तो उसका इरोजन और डेपोजिशन मेनली विंड के द्वारा ही होता है. हवा चलती है, सैंड एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाती है. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम, commonly called mushroom rocks. Wind erode the lower section of rocks more than the upper part. अब क्या होता है, जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर सैंड इकट्ठी होती है एक जगह, फिर विंड चली तो अपर पार्ट जो होता है वो तो रह जाता है, नीचे का पार्ट जो है उड़ जाता है. तो वो देखने में वो वाले माउंटेन्स, सैंड माउंटेन्स ऐसे लगते हैं जैसे मशरूम रॉक्स हो. Therefore such rocks have narrow base and wider top. और इस तरह की रॉक्स का नीचे का पार्ट पतला होता है और ऊपर का जो रूफ होता है वो उसका बड़ा सा होता है. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. जब हवा चलती है तो एक जगह से सैंड उड़ती है और दूसरी जगह पर जाती है, जहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर ये एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको सैंड ड्यून्स कहते हैं. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. अब जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, तो हवा इनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है. When such sand is deposited in large areas, it called looses. और जब ये वाली सैंड बहुत बड़े बड़े एरियाज में इकट्ठी हो जाती है तो उनको बोलते हैं लूसेस. लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूसेस इज फाउंड इन चाइना. सबसे बड़ा डिपॉजिट ऑफ लूसेस है चाइना में. आई होप मैंने जो आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.